सॉलिड है। सॉलिड के बीच में आपको पता है किस में होती हैं दो, एक होती है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जो के एटम जिनके बीच में तरतीब से नहीं जुड़े होते। मिसाल के तौर पे ये आप इस शक्ल में देखें, एटम है लेकिन वो तरतीब से नहीं जुड़े हुए। ये ऊपर वाली शक्ल, इसके बीच में कहीं पे कुछ एटम की शक्ल है, कहीं पे कुछ, वो आपस में मिलकर शक्ल बना रहे हैं। लेकिन ये क्रिस्टलाइन जो है उसमें एटम आपस में तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे ये नीचे वाली जो तस्वीर है इसके बीच में आप देख रहे हैं एटम बिल्कुल तरतीब से जुड़े हुए हैं, हर जगह से एक जैसी शक्ल है, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में यही फ़र्क होता है। अमॉर्फस में प्लास्टिक होता है, लकड़ी होती है, या कुछ ऐसे होते हैं। क्रिस्टलाइन में जैसे डायमंड, नमक वगैरह, ये सारे क्रिस्टल होते हैं। इनकी शक्ल जो है ना वो बिल्कुल एक जैसी सिमेट्री टाइप, आपको हर तरफ से एक जैसा, जैसे बहुत तरतीब से लगाए हुए हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन में भी आगे से शक्लें होती हैं। मतलब कि हम समझते थे कि क्रिस्टल जो है, मसलन ये क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूब का क्रिस्टल है, ये इसके बीच में हम समझते थे कि चार एक दो तीन चार इसके कोनों पे सिर्फ एटम है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेविस लैटिस जो है ना, ब्रेविस जो था वो कहता था कि उसने बताया था कि हमारे पास जो एक क्यूब है उसकी भी आगे शक्लें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये हर कोने पे नहीं बल्कि इसके बीच में सेंटर में भी एक एटम हो सकता है, एक पार्टिकल हो सकता है। इसी तरह इसके एक और शक्ल ये है कि इसके इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे, हर फेस के सेंटर में भी एक एटम हो सकता है। तो इस तरह तो ये जालियाँ बन जाएंगी। ये भी एक जाली ऐसे बनाएगा, अपनी चारों तरफ आप इसकी लाइन खींचें, ये भी इनकी ऐसे लाइन खींचो, लाइन खींचते जाओ तो ये जालियाँ बन जाएंगी, ठीक है ना। मज़ीद शक्ल, एक क्यूब की भी 3 शक्लें आगे आपको मिलेंगी। ये है ब्रेविस लैटिस। तो दूसरा बताना था एक्सरेज के बारे में। एक्सरे कैसे बनती है, ये एक्सरे मशीन का मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया है। ये कैथोड है आपके पास, ये एक एनोड है। देखें, तो आपको पता है एटम के बीच में प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप जब एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ ये कैथोड लगाएंगे और एक एनोड लगाएंगे और इनकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होंगी, आपको पता होगा थर्मिक एमिशन का, जो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा मेटल को गर्म किया जाए या उसके बीच में बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी की वजह से ना इलेक्ट्रॉन जो हैं उनमें एनर्जी आने की वजह से वो उबलने लग जाते हैं, मतलब कि बाहर निकलते हैं अपने ना उसके बीच में से। तो इसे हम थर्मिक इमिशन कहते हैं, ठीक है ना। ये जब बहुत ज़्यादा आपने इस बैटरी के बीच में वोल्टेज, इसे बहुत ज़्यादा वोल्टेज दी है तो यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू किए, ठीक है, कैथोड में से। उन्होंने स्पीड पकड़ी जब ये कैथोड, क्योंकि पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये आपस में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगा इलेक्ट्रॉन, और उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यानी कि वो बहुत स्पीड से जब जाएगा तो स्पीड की वजह से वो एनर्जी होगी उसमें, जो इतनी स्पीड है, वो स्पीड जाके ना इस मेटल को टकराएगी। यहाँ पे लीड वगैरह या कोई ऐसा मेटल हो सकता है। तो जब मेटल को साथ टकराएगी ना, तो उस मेटल के बीच में से जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, तो वो उनको टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता बदल देंगे, कुछ सीधा चलेंगे, जैसे मर्जी होगा। लेकिन जो है ना उस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने की वजह से जब वो दूसरी वाली या तीसरी वाली में था या अपने चौथे शेल में था, जब उस शेल से अपने लोअर शेल में आएगा ना इसका इलेक्ट्रॉन, तब वो एक एनर्जी खारिज करेगा। देखो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊपर वाले शेल में होता है, हाई एनर्जी वाले शेल के बीच में, तो वो नीचे वाले शेल में जब आता है ना तब वो एनर्जी रिलीज़ करता है। इसी हिसाब से अगर वो पहले वाले दूसरे वाले शेल में होगा और पहले वाले शेल में आएगा, वो थोड़ी एनर्जी रिलीज़ करेगा, जिसे आप अल्फ़ा रेस भी कहते हैं। वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी, वो फोटोन्स, जो एनर्जी के फोटोन रिलीज़ होंगे उन्हें अल्फ़ा रेस भी कहते हैं, अल्फ़ा। और इसी तरह तीसरे शेल में से पहले शेल में आएगा तो वो बीटा रेज निकालेगा, यानी कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जो चौथे या तीसरे या चौथे शेल में से जंप करेगा वो उससे ज़्यादा एनर्जी, वो हाई एनर्जी इसी तरह होती रहेगी।
हाई एनर्जी पे आता रहेगा, जितना ऊपर वाला शेल होगा वो फोटॉन्स निकलेंगे। जब वो फोटोन निकलेंगे ना तो वो हाई एनर्जी फोटॉन्स वो यहाँ से निकलेंगे, और इस तरह वो आपकी बॉडी में से या किसी भी चीज़ का जब आप एक्सरे कराते हैं वो टकराते हैं और वापस आके ना वो उसी चीज़ का बीच तक पेनेट्रेट करते हैं। वो हाई एनर्जी फोटॉन्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। तो वो ये असल में फोटोन होते क्या हैं? फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। एनर्जी क्या है? वो फोटॉन्स क्या है? वो एनर्जी है किस्म की। और वो किस तरह वो एनर्जी कैसे काम करती है? वो ऐसे मूव होती है। एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रो वेव होती है, एक तरफ मैग्नेटिक जो है रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रो रेडिएशन और मैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में वो इस वेव की शक्ल में मूव करती है। ये देखें, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये ऐसे आ रहा है तो ये बिल्कुल इसके वो ऐसे जा रहा है, पर एक दूसरे के जो है ना बिल्कुल उल्टे इनकी सिमत जो है ना डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी नहीं है, पैरेलल नहीं है। ये ऐसे मूव करते हैं, ये एक दूसरे को मतलब कि काउंटर करते हुए ना तो ये अपना रास्ते में जाते हैं। इस तरह आपके जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ज़रिए वो फोटोन जो निकलते हैं वो एक्स रेज बनाते हैं, ठीक।